Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is South India First Industrial Corridor Project. PIB की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम जानेंगे साउथ इंडिया के पहले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में. Recently, Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation stone of South India First Industrial Corridor Project to be implemented at Tumakuru under the Chennai-Bengaluru Industrial Corridor. अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है साउथ इंडिया के पहले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए. इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा टुमाकुरू चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत. CBIC प्रोजेक्ट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल टाउनशिप एट 3 नोड कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश, तुमाकुरू कर्नाटका एंड पुनेरी तमिलनाडु. और जो आपका CBIC प्रोजेक्ट है ये इंक्लूड करेगा डेवलपमेंट को इंडस्ट्रियल टाउनशिप का 3 रोड पे. कौन कौन से नोड? कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश का, तुमाकुरू कर्नाटका का और पुनेरी तमिलनाडु का. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद होना चाहिए. तुमाकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप के बारे में हम जान लें. इट हैज बीन प्लान्ड विद अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ PM गति शक्ति टू एड्रेस द इश्यू ऑफ लास्ट माइल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू द इकोनॉमिक जोन. इसको प्लान किया गया है होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ताकि जो PM गति शक्ति प्रोग्राम उसको एड्रेस किया जा सके. जो प्रॉब्लम है लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर और इकोनॉमिक जोन तक, उसको ये एड्रेस करने में मदद करेगा. हम जानेंगे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में. नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICP started in 2007 as an infrastructure program of the government of India aiming to develop industrial city in the country. जो आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया था 2007 में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका मकसद था डेवलप करना इंडस्ट्रियल सिटी को कंट्री पे. ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहेंस करना इंडिया के कम्पिटिटिवनेस को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्रिएट करके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को और रिड्यूस करके लॉजिस्टिक कॉस्ट को. इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है? तो 32 ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी अंडर 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के उसको डेवलप किया जा रहा है, जहां पे वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा. मंत्रा क्या है इसके लिए? रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म. प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, 4 such smart industrial city have already been completed at Dholera in Gujarat, Shendra Bitkin in Maharashtra, Vikram Udyogi in Madhya Pradesh, Industrial in the Township at Greater Noida in उत्तर प्रदेश. ये 4 कहाँ कंप्लीट हो गया है स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो पहला आपका ढोलेरा है गुजरात का, सेकंड सेंड्रा बिकिन महाराष्ट्र का, थर्ड है आपका विक्रम उद्योगपुर इन मध्य प्रदेश और फोर्थ है आपका इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के. नोएडा एजेंसी जो नोडल एजेंसी है इसकी वो DPIIT है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये आता है. जो प्रेजेंट है इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, इधर आपका अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यहाँ पे विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एकदम साउथ में आपका चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इधर आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट के पास बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जुपिटर बीट सैटर्न टू बिकम द प्लैनेट विथ मोस्ट मून. तो जुपिटर ने बीट कर दिया सैटर्न को. अब जुपिटर जो है वो प्लैनेट बन गया है जहां पे सबसे ज्यादा मून है. तो क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम किया जा सकता है कि सबसे ज्यादा मून किस प्लैनेट में है. हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में. Astronomers have discovered 12 new moon around Jupiter, putting the total count at a record-breaking 92. एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया है 12 न्यू मून को जुपिटर के पास, जिसके कारण जो टोटल काउंट था वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 92 हो चुका है. जुपिटर एंड सैटर्न आर लोडेड विद स्मॉल मून बिलीव्ड टू बी अ फ्रेगमेंट ऑफ वंस बिगर मून that collided with one another or with comet or asteroid. The same goes for Uranus and Neptune, but they are so distant that it make moon spotting even harder. जुपिटर और सैटर्न जो है वो लेडेड है बहुत सारे स्मॉल मून के साथ, इसलिए बिलीव किया जाता है कि ये जो फ्रेगमेंट हो सकते हैं बिगर मून का जो कि कोलाइड किया था एक दूसरे से या किसी कॉमेट या एस्ट्रॉइड के साथ, सेम जो है आपका यूरेनस और नेपच्यून के साथ भी है, लेकिन ये इतना ज्यादा डिस्टेंस में है कि मून को स्पॉट करना बहुत कठिन हो जाता है. यूरेनस है 27 कंफर्म मून, नेपच्यून 14, मार्स 2, अर्थ 1, वेनस एंड मरकरी कंप्लीटली एम्प्टी. जो यूरेनस है वहां पे 27 कंफर्म मून है, नेपच्यून में 14, मार्स में 2, अर्थ में 1 और वेनस और मरकरी जो है वहां पे कोई भी मून नहीं है. अब क्या है सबसे ज्यादा मून आपका कहाँ हो गया? तो जुपिटर में हो गया, 12 न्यू एडिशन होने के कारण. जुपिटर न्यूली डिस्कवरी मून है येट टू बी नेम्ड. और जो जुपिटर का न्यूली डिस्कवर मून है इसका भी नाम रखा नहीं गया, नाम रखा जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इजरायली साइंटिस्ट डेवलप स्नाइपिंग रॉबर्ट विथ लोकस एंटीना. जो इजरायली साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है स्नाइपिंग रॉबर्ट को लोकस एंटीना के साथ. तो किस कंट्री ने डेवलप किया, ये क्या है, सब इंपॉर्टेंट है. A new sniping rocket equipped with biological sensor that uses the antenna of locust could help advance disease diagnosis and improve security check. एक जो नया स्नाइपिंग रॉकेट है जो कि इक्विप्ड है आपका बायोलॉजिकल सेंसर के साथ, जो उपयोग करेगा एंटीना को लोकस का. ये मदद करेगा एडवांस डिजीज डायग्नोसिस में और इम्प्रूव करेगा सिक्योरिटी चेक को.
Locusts have an acute sense of smell, which the researcher have managed to harness into the biohybrid robot, making it far more sensitive than existing electronic sniper. Locust का एक acute sense होता है स्मेल का, जो कि रिसर्चर ने किसी तरीके से मैनेज किया हार्नेस करने के लिए बायोहाइब्रिड रोबोट पे, जो कि इसको बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देता है एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक स्निपर के कंपैरिजन पे. On the four-wheel robot, the researcher placed the insect antenna between two electrodes and sent electrical signal as a response to nearby order. और जो फोर व्हील का आपका रोबोट है उसमें रिसर्चर ने इंसेक्ट के एंटीना को लगाया है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जो कि सेंड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक रिस्पांस के तौर पर नियर बाई ऑर्डर के लिए. Each scent has a unique signature with which machine learning the robot electronic system can identify. और हर एक सेंट का एक यूनिक सिग्नेचर होता है जिसके मदद से मशीन लर्निंग के रोबोट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसको आइडेंटिफाई करेगा. बायोहाइब्रिड रोबोट क्या होता है इसको भी समझते हैं. बायोहाइब्रिड रोबोट refers to robot that integrate biological component with artificial component such as electronic and mechanics. जो बायोहाइब्रिड रोबोट होता है वो रिफर किया जाता है वैसे रोबोट के लिए जो कि इंटीग्रेट करते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट को आर्टिफिशियल कंपोनेंट के साथ, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक्स के साथ. दिस रोबोट में यूज बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज सेल, टिश्यू और मसल एज एक्चुएटर, सेंसर और एनर्जी सोर्स. और ये जो रोबोट होता है वो उपयोग कर सकता है बायोलॉजिकल मटेरियल का, जैसे कि सेल, टिश्यू या मसल का एक्चुएटर, सेंसर और एनर्जी सोर्स के तौर पे. The use of biological component can provide advantage such as greater dexterity, adaptability and energy efficiency compared to traditional robotic system. और जो उपयोग है बायोलॉजिकल कंपोनेंट का ये प्रोवाइड करता है एडवांटेज ग्रेटर डेक्सटेरिटी का, एडेप्टेबिलिटी का, एनर्जी एफिशिएंसी का, अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल रोबोटिक सिस्टम के साथ. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विक्ट्री सिटी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर. हम जानेंगे विक्ट्री सिटी जो कि उसके बारे में, जो कि एक ब्रीफ हिस्ट्री दर्शाता है किंगडम ऑफ विजयनगर के बारे में. इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सलमान रुश्दी रिलीज अ न्यू नॉवल विक्ट्री सिटी, अ फिक्शनल स्टोरी ऑफ द विजयनगर किंगडम. तो इसके ऑथर कौन है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो सलमान रुश्दी ने अभी हाल ही में रिलीज किया एक नए नॉवल को जिसका नाम है विक्ट्री सिटी, जो कि एक फिक्शनलाइज स्टोरी है विजयनगर किंगडम का. विजयनगर किंगडम 1336 एडी टू 1646 एडी. जो विजयनगर किंगडम का रूलिंग फेज जो था वो आपका 1336 एडी से 1646 एडी का था. फाउंडेड बाय हरिहर वन ऑफ द संगम डायनेसिटी, विजयनगर एक्सपेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर विथ हम्पी एज इट कैपिटल. इसको फाउंड किया गया था हरिहर वन के द्वारा संगम डायनेसिटी के. विजयनगर एक्सपेंड किया, स्ट्रेटेजिक पोजीशन तक पहुंचा. ये तुंगभद्रा रिवर के पास था जिसका हम्पी जो था कैपिटल था. द किंगडम रीच इट्स पीक अंडर कृष्णदेवराया रिजन 1509 to 1529, a period in which it enjoyed military superiority to its rival kingdom such as बहमानी सल्तनत, गोलकोंडा सल्तनत एंड गजपति ऑफ ओडिशा. और ये जो किंगडम था वो अपने पीक पे था कृष्णदेव राय के समय पे, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 का था. ये जो पीरियड था उस समय एंजॉय किया जा रहा था मिलिट्री सुपीरियरिटी इनके राइवल किंगडम के ऊपर, जैसे कि बहमानी सल्तनत, गोलकोंडा सल्तनत और गजपति ऑफ ओडिशा के ऊपर इनका मिलिट्री सुपीरियरिटी था. इकोनॉमी की अगर हम बात करें, लार्जली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ट्रेड, थ्राइव्ड इन मेनी पोर्ट ऑन आइदर कोस्ट. बहुत ज्यादा ये डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर. इनका जो ट्रेड था वो थ्राइव कर रहा था ज्यादातर पोर्ट के कारण या कोस्ट के कारण. ट्रेवलर अब्द अल रजक समुद्री क्रॉनिक हाउ द पोर्ट ऑफ मैंगलोर, होनावर, भटकल, बारूर, कोचीन, कैनेवोर, मछलीपट्टनम एंड धर्मदम सो ट्रेड फ्रॉम अफ्रीका, अरेबिया, एडन, रेड सी, चाइना एंड बंगाल एंड ऑल्सो सर्व एज शिप बिल्डिंग सेंटर. और जो आपके ट्रैवलर थे अब्द अल रजल समरद, उनका जो क्रॉनिकल है वो बताता है किस तरीके से जो पोर्ट था मैंगलोर, होनावर, भटकल, बारकुर, कोचीन, कैनौर, मछलीपट्टनम, धर्मदम का, वहां पर ट्रेडर्स ट्रेड करते थे अफ्रीका, अरेबिया, एडन, रेड सी, चाइना, बंगाल के साथ. और ये सर्व कर रहा था एक शिप बिल्डिंग सेंटर के तौर पे. द एम्पायर प्रिंसिपल एक्सपोर्ट वेयर पेपर, जिंजर, सिनेमन, कार्डेमम, माइक्रोबलन, टैमरिन, टिम्बर, अनाफिस्टुआ, precious and semi-precious stone, pearls, musk camberis, rhubarb, ebb, cloton, cloth and porcelain. और जो एम्पायर का मेन एक्सपोर्ट था वो क्या क्या मेन एक्सपोर्ट करता था मेनली, तो पेपर हो गया, जिंजर हो गया, सिनेमन हो गया, कार्डेमम हो गया, माइक्रोबेलन हो गया, टेमरिन, टिम्बर, एनाफिस्टुला, प्रेसियस एंड सेमी प्रेसियस स्टोन, पल्स, मस्क एम्बेग्रीस, रुबेनियो, एलॉय, क्लोटन क्लॉथ एंड प्रोक्लेटिन. ये सारे उनके मेन एक्सपोर्ट थे. कॉइन्स जो कि मिंट किए जा रहे थे स्टेट के द्वारा, साथ साथ जो मर्चेंट गिल्ड है वो उपयोग करते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रास का. उसका जो वैल्यू था वो डिपेंड करता था मटेरियल के वेट के ऊपर. आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर की अगर हम बात करें तो जो लिटरेचर था तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और साथ साथ संस्कृत में ये प्रोड्यूस किया गया था. किंगडम में एक न्यू राइटिंग स्टाइल और मेथड जो था वो इमर्ज किया था. विजयनगर आर्किटेक्चर जो है वो आपका वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन है. ये ब्लॉसम करता है, चाणक्य, होसाला, पांडा, चोला स्टाइल्स को दर्शाता है. The Prasanna Virupaksha temple of Pukawan and the Hajara Rama temple of Krishnadev Rai are a striking example of Vijayanagar characteristic style and intricate artistry.
जो आपका प्रसाना विरूपक्ष टेम्पल है बुकावान का, और हाजरा रामा टेम्पल कृष्णदेव राय का, ये एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है विजयनगर के कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल और इंट्रिकेट आर्किटेक्चर का। विजयनगर कैपिटल हम्पी इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और जो विजयनगर की कैपिटल हम्पी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको जाना जाता है इसके सोफिस्टिकेटेड फोर्टिफिकेशन के लिए, साथ साथ बहुत सारे टेम्पल और अदर आर्किटेक्चरल मार्वल्स के लिए। जो अकाउंट है फॉरेन ट्रेवलर्स का बिगिनिंग के समय में 16th सेंचुरी के, हम्पी विजयनगर जो था वो प्रोबेबली सेकंड लार्जेस्ट अर्बन सेटलमेंट था प्लेनेट में बीजिंग के बाद, ये ट्रेवलर्स का मानना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NCAER रिपोर्ट ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री इन इंडिया प्रेजेंटेड टू MOS, जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का रिपोर्ट है फार्म मशीनरी इंडस्ट्री को लेकर, इसको प्रेजेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर के पास। तो हम जानेंगे फार्म मैकेनाइजेशन क्या होता है, क्या है, इसको डिटेल्स में PIB का न्यूज होने के कारण। NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने रिलीज किया एक रिपोर्ट को, मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल पावर हाउस ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया गया इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा रिलीज किया गया। जो रिपोर्ट है उसका टाइटल है मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल पावर हाउस ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री। ये जो रिपोर्ट है ये एनालाइज कर रहा है नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीनरी इंडस्ट्री को दोनों ही डिमांड और सप्लाई साइड पर्सपेक्टिव से, और प्रोवाइड कर रहा है रिकमेंडेशन को ताकि रिफॉर्म लाया जा सके ग्लोबल प्रैक्टिस के अनुसार। फार्म मैकेनाइजेशन होता क्या है, इट रिफर्स टू द यूज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। इट इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन वेरियस फार्मिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग प्लांटिंग, टिलिंग, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप। जो फार्म मैकेनाइजेशन है, जैसा कि नाम इसका बता रहा है, ये रिफर किया जाता है कि ये इसमें उपयोग होता है मशीनरी या इक्विपमेंट का एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए। ये इन्वॉल्व करता है कि इंटीग्रेट किया जाए बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी को ताकि ऑटोमेट किया जा सके बहुत सारे फार्मिंग प्रोसेस को, जैसे कि प्लांटिंग, टेलिंग, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप, ये सब टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हो। की हाईलाइट किया इस रिपोर्ट का, तो ये रिकमेंड कर रहा है जो मेजर्स और रिफॉर्म्स है इंडिया के लिए ताकि वो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हब बन सके नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीनरी का नेक्स्ट 15 ईयर पे। जो फार्म पावर अवेलेबिलिटी है इंडिया पे वो काफी कम है अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज जैसे कि कोरिया, जापान या USA से। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है फिर फार्म मैकेनाइजेशन को लेकर, तो सबसे बड़ा इश्यू पावर सप्लाई का है। जो अवेलेबिलिटी है एडिकेट फार्म पावर का वो काफी इंपॉर्टेंट है टाइमली फार्म ऑपरेशन के लिए, इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को, रिड्यूस करने के लिए लॉसेस को। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइवन है, एक मिसमैच है जो नीड है इंडियन फार्मर्स का और फार्म मशीनरी सेक्टर जो कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक मिसमैच है। और बैंक जो है वो रिलेक्टेंट है लैंड करने को फार्मर्स को, यानी बैंक जो है वो उतना ज्यादा लैंड नहीं करना चाहता है फार्मर को डिफॉल्ट के दर से। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट फार्म मैकेनाइजेशन, क्या स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि प्रमोट किया जा सके फार्म मैकेनाइजेशन को, तो जैसे कि आपका सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMM, ड्रोन्स प्रमोशन एक्सेट्रा, ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो है FMTTI एग्रीकल्चर मशीन जिसमें कि ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर भी आते हैं। जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड कर रहे एक पूल ओवर 2.3 लाख स्किल प्रोफेशनल का इस एरिया में फार्म मैकेनाइजेशन के, ताकि इसको बूस्ट मिल सके। क्या बेनिफिट होगा मैकेनाइजेशन का, तो ये बढ़ाएगा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और प्रोडक्शन है, इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी को लेबर का, पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकेगा फार्म प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का, रिड्यूस करेगा जो नुकसान हो रहा है लॉसेस को, इंक्रीज करेगा वैल्यू एडेड को फार्म प्रोडक्ट के लिए, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेट होगा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट किया जा सकेगा और एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड को जनरेट किया जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ASI किलादी रिपोर्ट पूछे संगम एज फर्दर बैक टू 800 BCE। जो आपका ASI का किलादी रिपोर्ट है ये संगम एज को आपका और ज्यादा पुराना बता रहा है 800 BCE का, जानेंगे हम इसके बारे में। संगम एज हैज बीन पुश्ड टू 800 BCE बेस्ड ऑन द आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग फ्रॉम एक्सकेवेशन कैरिड आउट बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो संगम एज है उसको पुश किया गया कि 800 BCE का है, जो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग पाया गया है एक्सकेवेशन के दौरान आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अनुसार जो रिजल्ट है स्ट्रेटिग्राफी का कल्चर डिपोजिट जो पीरियड है संगम इरा आर्कियोलॉजिकल साइट के, इसको रखा गया 8th सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी BCE तक के लिए। संगम इसको माना जाता है कि यह 300 BCE से 300 CE तक है। इसमें को क्लासिफाई किया गया है 3 पीरियड में संगम इसको कौन कौन सा, तो जो है पहला आपका प्री अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जिसकी 800 BCE से 500 BCE तक है। सेकंड है आपका मैच्योर अर्ली हिस्ट्री जो कि आपका 500 BCE से एंड ऑफ 1st सेंचुरी तक है। और लास्ट है आपका पोस्ट अर्ली हिस्ट्री जो कि 1st सेंचुरी BCE से 300 CE तक है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.